हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IAS दरबार। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यूज़ डिस्कशन। और कल आप लोगों ने 15 अगस्त पे काफ़ी इन्जॉय किया होगा। आई होप हम लोगों ने 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट किया। खुशी देखने लायक थी, बहुत अलग था बाकी सालों से। जो ये बीता हुआ साल था 15 अगस्त का, वो काफ़ी अलग था। जो तिरंगे की लहर थी वो हर तरफ थी, क्योंकि आपको पता होगा कि फ्लैग कोड में भी काफ़ी बदलाव किया गया है। उसको हम लोग एक दिन डिस्कस करेंगे डिटेल में कि फ्लैग कोड में क्या क्या बदलाव किया गया है। और उसके बाद थोड़ा सा लिबरल प्रोसेस को करते हुए जो तिरंगा है वो सभी लोग लहरा रहे थे और हर जगह पर तिरंगा हमें कल दिख रहा था। तो आई होप आप लोगों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया होगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखते हैं। आज हमारा 9th एपिसोड है, 16 अगस्त। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जनरल स्टडीज से जोड़ करके कि आखिर जो न्यूज़ हम पढ़ते हैं वो एग्ज़ाम में कहाँ इंपॉर्टेंट है और क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज़, विच इज़ रिलेटेड टू लोकल गवर्नमेंट्स। आज आपको एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट सुनने को मिलेगा, समझ में आएगा। और जिनको भी ये मालूम है 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, क्या वो मुझे बता सकते हैं कमेंट करके कि ये किस चीज़ से संबंधित था। तो आइए आज आपको हम इसी के बारे में बताएंगे, बहुत डिटेल में बताने वाले हैं। पंचायती राज क्या है, कब है, कैसे आया, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात लोकल गवर्नमेंट्स की हो रही है। इस पर एक पूरा आर्टिकल आया हुआ है, TR रघुनंदन साहब का ये आर्टिकल है। इसमें इन्होंने जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनकी ही बात की है कि किस तरीके से हर जगह पर अभी जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है वो हावी हो रहा है और इसकी वजह से जो रियल अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए गवर्नमेंट्स की, उसको कहीं ना कहीं वो नहीं उठा पा रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट्स को एक रीस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है, इनको फिर से उनके पास पावर देना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में ही इस आर्टिकल में कहा गया है। तो आइए हम लोग बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट से जुड़े हुए जो भी नियम कानून रूल रेगुलेशंस हैं उनकी। तो हम इसको कहाँ पर रखेंगे? ऑफ कोर्स GS पेपर 2 में पॉलिटी वाले हिस्से में आप इसको जोड़ेंगे, लोकल गवर्नमेंट्स को। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये क्या है? देखिए, आपके सभी लोग ऑफ कोर्स गांव से जुड़े हुए होते हैं। इवन अगर कोई गांव से नहीं भी जुड़ा है, हमेशा से शहर में रहे हैं, तो आपके यहाँ पे भी लोकल गवर्नमेंट्स होता है, म्यूनसिपैलिटीज़ होते हैं, राइट। और जो लोग गांव में रहते हैं वो पंचायत का नाम सुनते हैं, जानते हैं, पंचायत नाम की कोई चीज़ होती है। तो आखिर ये क्या है, कैसा है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो जो लोकल बॉडीज़ होते हैं वो क्या करेंगे? जाहिर तौर पर जो स्थानीय स्वशासन है वहाँ पर अपना कार्यभार संभालेंगे, ठीक है ना। यानी कि जो भी सरकार उस एरिया में रहेंगे, जो भी चुनाव होगा, जो भी जीतेंगे, वहाँ पर जीतने के बाद लोकल लोगों का जो देख रेख होगा वो सब उनकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है ना। क्या भारत में ये शुरू से था? तो देखिए, आपको पता होगा गांधी जी जब भारत आज़ाद हुआ तो गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था कि विलेज गवर्नमेंट होना चाहिए, मतलब विलेज जो होगा, गांव जो होगा, वो अपना आपस में ही संभालेगा, ठीक है ना। तो लेकिन गांधी जी की उस बात को किसी ने बहुत सीरियसली लिया नहीं था और बोला कि ये पॉसिबल नहीं है और इसीलिए एक सेंटर में और स्टेट में गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ विलेज अपने आप को नहीं संभाल सकता। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब आगे बढ़ते गए तो हमने देखा कि हमें ज़रूरत महसूस होने लगी कि लोकल लेवल पर, गांव के स्तर पर, म्यूनसिपैलिटी के स्तर पर भी एक ऐसा कानून होना चाहिए, एक ऐसी सरकार होनी चाहिए, देख रेख करने के लिए कोई ऐसी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होनी चाहिए जो कि वहाँ के लोकल लोगों की समस्या को तुरंत सुने और उसको सुलझाए। तो इस तरीके से कई सारे समितियां बनाई गई हैं ना, कई सारे बैठकें हुई, आपस में बातचीत हुआ कि आखिर ऐसा कैसे किया जाए, कैसे बदलाव किया जाए। तो इसके लिए हम लोग बहुत सारी कमिटीज़ का नाम भी पढ़ते हैं, अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय कमेटी, इस तरीके से बहुत सारी कमिटीज़ आई। मैं उसमें से एक दो के बारे में भी आपको बताने वाली हूँ। बट आपको जो इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 73rd संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में, 1992 में ये जो संशोधन आया, अधिनियम आया,
इसमें पंचायत को स्टैब्लिश करने की बात कही गई। ठीक है, लोकल लेवल पर रूरल एरिया में पंचायत को स्टैब्लिश करने की बात कही गई, याद रखिएगा। आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, आर्टिकल 40 मेड अ मेंशन ऑफ पंचायत। आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 में पंचायत के नाम का उल्लेख किया गया, जिक्र किया गया। अनुच्छेद 246 टू 46 में क्या कहा गया, दैट एम्पावर्स स्टेट लेजिस्लेचर टू legislate with respect to any subject related to the local self government। जो राज्य की विधायिका है उनके पास ये अधिकार होगा कि वो स्थानीय स्वशासन को मजबूत करे या उससे संबंधित अगर कोई कानून बनाए जाएंगे तो उसका अधिकार दिया गया। ठीक है, किसके पास, स्टेट लेजिस्लेचर के पास, याद रखिएगा। आर्टिकल 246 में ये कहा गया। आर्टिकल 40 किससे संबंधित है, पंचायत राज से संबंधित है। अच्छा, आर्टिकल 40 कहाँ पर मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में? आप देखते हैं कि कैटेगराइजेशन है, कुछ आर्टिकल सिटीजनशिप के अंदर आते हैं, कुछ फंडामेंटल राइट के अंदर आते हैं, मौलिक अधिकार है ना, कुछ प्रियम्बल में है। तो ये आर्टिकल 40 जो है वो कहाँ है, आपको बता दूं आर्टिकल 40 डीपीएसपी में है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी में आर्टिकल 40 का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसी के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। देखिए, अशोक मेहता कमेटी बनी। देखिए, अशोक मेहता कमेटी से पहले बलवंत राय कमेटी बनी थी। ठीक है, आपको बता दें ये 1957 अप्रॉक्स में बनी है, एग्जैक्टली 50s में ही बनी है, आप देख लीजिएगा। बलवंत राय कमेटी, उन्होंने भी जिक्र किया था कि हाँ पंचायत होना चाहिए, 2 टायर गवर्नमेंट होना चाहिए, इस तरीके से 3 टायर गवर्नमेंट की उन्होंने बात की थी। उसके बाद आगे चल करके 1977 में अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता समिति को गठित किया जाता है। अशोक मेहता समिति ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि 2 स्ट्रक्चर होना चाहिए, 2 टायर पंचायती राज होना चाहिए, 2 स्तरीय पंचायती राज का गठन किया जाना चाहिए, संरचना ऐसी होनी चाहिए। फिर आगे चल करके वीके राव कमेटी बनाई गई 1985 में। वीके राव कमेटी, इन्होंने क्या रिकमेंड किया, डिस्ट्रिक्ट एज द बेसिक यूनिट ऑफ प्लानिंग एज होल्डिंग रेगुलर इलेक्शंस। इन्होंने कहा कि जो जिले हैं, जिलों को बना दिया जाना चाहिए एक मूल इकाई। ठीक है, जैसे राज्य है, पहले केंद्र है, केंद्र के अंदर में राज्य है, राज्य के अंदर में जिले हैं, तो जिले को ही एक ऐसी इकाई बना दिया जाए जो कि नॉर्मल इलेक्शंस वगैरह को होल्ड करे, उसको करवाए। आगे चल करके फिर 86 में एम सिंघवी कमेटी बनाई जाती है। एम सिंघवी कमेटी के अंतर्गत कुछ बातें कही गई। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कही गई, जिसको आपको दिमाग में रखना है, याद रखना है, वो है कि सिंघवी कमेटी ने ही पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के बारे में कहा। इन्होंने ही कहा कि इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, वित्तीय संसाधन दिए जाने चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेस बढ़ाए जाने चाहिए, ताकि जो ये गवर्नमेंट है, ये जो भी संरचना बनेगी, इसके पास अधिकार हो और ये वहाँ के लोगों की सही तरीके से देखभाल कर पाए। इसीलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना बहुत ज़रूरी है। क्या समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मतलब आप उसको पूरे पक्के अधिकार देने की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, कोई भी जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल होती है उसके पास वो बहुत मजबूत मानी जाती है। तो अब यहाँ पे इस समिति की सिफारिश को माना गया और उसके बाद यहाँ पे 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को किया गया, पास हो गया पार्लियामेंट से, और पास होने के बाद ये 1992 में बन जाता है, अमेंडमेंट हो जाता है और फिर जो पंचायत राज है आपके सामने आ जाता है। ठीक है, तो 74 में क्या है, जो 74 अमेंडमेंट था वो म्युनिसिपैलिटी के लिए था। याद रखिएगा दोस्तों, दोनों डिफरेंस को याद रखना है। 73rd किसके लिए था? पंचायत के लिए था, और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसके लिए था? जो म्युनिसिपैलिटीज हैं उनके लिए था। ठीक है, सो कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे देख लीजिए। जब संविधान में संशोधन हुआ, बदलाव हुआ, तो अब संविधान के बाकी जगहों पर भी थोड़े थोड़े बदलाव करने पड़ेंगे। तो अब क्या हुआ, इसमें पार्ट 9 को जोड़ा गया। ठीक है, पार्ट 9 को जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, पार्ट्स। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा। पॉलिटी जिसे नहीं पढ़ा है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं,
लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पॉलिटी पढ़ना शुरू करेंगे या आपने कभी पॉलिटी का सिलेबस उठा के देखा होगा तो वहाँ पे आप देखते हैं कुछ पार्ट्स भी हैं, शेड्यूल हैं इस तरीके से। तो भाग 9 में पंचायत को जोड़ा जाता है। ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, इसीलिए प्लीज़ भूलना नहीं है, इसको याद रखना है कि ये पार्ट 9 में पंचायत है, पार्ट 9A में म्यूनसिपैलिटीज का जिक्र किया जाता है। शेड्यूल में कहाँ पर है, सूची में, अनुसूची में कहाँ रखा गया है, तो शेड्यूल 11 एंड 12, शेड्यूल 11 एंड 12 बात करता है पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज की रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अनुसूची 11, अनुसूची 12 और पार्ट 9 और पार्ट 9A, ये दोनों ही आपको दिमाग में रखना है। बाकी का जो पूरा कंस्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चर है, वो आप जानते ही हैं। कहाँ पर कितनी आबादी होनी चाहिए, गांव में कितने संख्या में लोग होने चाहिए, वो सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। बस जितना मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया, हाईलाइट किया है, उतना ही पूछा जाएगा, उतना ही अपने कॉपी में नोट कीजिए, नोट्स में मेंशन कीजिए। ठीक है। Seats at all level are to be filled by the direct election, Article 243C2। तो यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है, आप लोग जाते ही होंगे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते ही होंगे, तो याद रखिएगा डायरेक्ट इलेक्शन होता है। सीट रिजर्व भी किया गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ कि आपको पता है वुमेन को रिजर्वेशन दिया गया है क्या? अभी तक वुमेन को रिजर्वेशन क्या सरकार ने दिया है? इतने सालों से डिमांड चल रही है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दो वुमेन को, लोकसभा में आरक्षण दीजिए, स्टेट लेजिस्लेचर में आरक्षण दीजिए। क्या आरक्षण दिया गया है? तो अभी तक आरक्षण नहीं दिया गया है। लेकिन सिर्फ एक जो पंचायती राज है, जो लोकल गवर्नमेंट है, जब हम लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है। 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भूलना नहीं है। लोकल गवर्नमेंट में एक तो वुमेन को दिया गया है आरक्षण, और जो SC ST कम्युनिटी के लोग हैं उनको दिया गया है आरक्षण। तो ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को आरक्षण दिया गया है, साथ में महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है 1/3। देखिए 1/3 आरक्षण दिए गए हैं महिलाओं को, और 1/3 ही SC ST के लिए भी रिजर्व्ड है, ऑल्सो रिजर्व्ड फॉर वुमेन। एंड 1/3 ऑफ ऑफिसर्स ऑफ चेयरपर्सन एट ऑल लेवल आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। याद रखिएगा कि जो 1/3 भाग है वो चेयरपर्सन के लिए भी आरक्षित किया गया है। जो चेयरपर्सन बनते हैं हर लेवल पर, उनमें भी जो अध्यक्षों की संख्या है, अध्यक्ष में भी महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है। तो एक लोकल गवर्नमेंट है जिसने अभी तक कंसिडर किया है कि महिलाओं को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, और वो दिया गया है। तो यहाँ पे 5 ईयर टर्म है। ठीक है, टर्म कितना है? 5 ईयर का। जो पंचायत के लिए इलेक्शन होता है वो 5 सालों के लिए होता है। ठीक है, और 5 सालों में अगर बीच में सरकार गिरती है तो 6 महीने के अंदर ही करवाना पड़ेगा इलेक्शन, याद रखिएगा। और रिमेनिंग पीरियड के लिए, समझ आ रहा है, 5 साल के लिए इलेक्शन हुआ। ठीक है, सरकार ये चुन करके आए लोग, जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे सब बने। अब यहाँ पे मान लीजिए 4 साल में गड़बड़ हो जाता है, दोबारा से इलेक्शन करना पड़ता है, तो आपको 6 महीने के अंदर ही इलेक्शन करना पड़ेगा, और वो भी रिमेनिंग पीरियड के लिए, मतलब 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए। उसके बाद फिर से इलेक्शन होगा। ओके, तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन भी दिया गया है, सारे मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दिया है। आई होप क्लियर हो गया होगा। जो आर्टिकल में नहीं, इस पूरे न्यूज़ में नहीं लिखा था, वो भी मैंने आपको समझा दिया है। तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से, और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, फटाफट आंसर बताइए। अगला न्यूज़ है ब्रह्मोस के ऊपर। ब्रह्मोस प्रोपेल्स फॉरवर्ड इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट एस्पिरेशन। ब्रह्मोस क्या है? ब्रह्मोस एक मिसाइल है। किसने बनाया है? भारत और रशिया दोनों ने मिलकर के बनाया है। एक जॉइंट वेंचर है ये, इंडिया रशिया का। और इंडिया रशिया में इसका नाम ब्रह्मोस क्यों रखा गया? क्योंकि ब्रह्मोस में BRAH से ब्रह्मपुत्रा होता है, और MOS से मॉस्कोवा होता है। मॉस्कोवा जो रिवर है वो रशिया में है, ब्रह्मपुत्रा आप सभी को मालूम है भारत में है। तो इन दोनों नदियों के नाम को जोड़ करके ब्रह्मोस मिसाइल बना। इसकी काफ़ी कैपेसिटी है, काफ़ी पावर है,
और ये कितने वारहेड्स तक ले करके जा सकता है, 200 से 300 किलोग्राम तक लेके जा सकता है, ठीक है। तो ये काफ़ी फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल्स पर काम करता है ब्रह्मोस मिसाइल। इसके बाद हाई सुपरसोनिक स्पीड में है, काफ़ी इसकी स्पीड होती है, तो इसको बहुत ही एडवांस लेवल पर ब्रह्मोस को बनाया गया है, याद रखिएगा। इसको जब डिज़ाइन किया गया था तो भारत की तरफ से जो DRDO है उसने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। DRDO आप सभी को मालूम है ना, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। भारत में जितने भी ये मिसाइल परीक्षण होते हैं, जो भी टेक्नोलॉजीज बनती हैं, अभी कोरोना के समय में कई सारी दवाइयाँ DRDO की तरफ से बनाई गई थी, मतलब वैक्सीन्स बनाए गए थे। तो ये DRDO टेक्नोलॉजी के टर्म्स में काम करती है भारत की तरफ से। और रशिया की तरफ से जो NPO है, NPOM उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था, ठीक है। मैंने आपको बता दिया नदियों के नाम पर इसको बनाया गया है। देखिए यहाँ ब्रह्मपुत्रा है, ब्रह्मपुत्रा के ट्रिब्यूटरी को कंपल्सरीली याद करेंगे जितने भी लोग हैं आप में से जो मुझे सुन रहे हैं अभी। ब्रह्मपुत्रा के ट्रिब्यूटरीज को, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक दोनों ट्रिब्यूटरी, बाईं तरफ से कौन आके मिल रही है, दाईं तरफ से कौन आके मिल रही है, रट लेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि हर साल UPSC में कोई ना कोई ट्रिब्यूटरीज पूछा ही जाता है। गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, कावेरी, ये सब तो रटे होने चाहिए, बाकी आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, आपके क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो याद रखिए ब्रह्मपुत्रा का पूछा गया है, कामेंग वगैरह एक बार पूछा गया था। मॉस्को के बारे में बता दिया मैंने, रशिया से है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से पढ़ेंगे, आंसर करेंगे कमेंट में। अच्छा, आंसर दिख रहा होगा तो लोग बड़ी मुश्किल से क्या करते हैं, क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर लेते हैं और आंसर भी नोट कर लेते हैं कि कभी एक वक्त आएगा फिर याद कर लेंगे। तो प्लीज़ आप लोग 9th-10th में नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग IAS की तैयारी कर रहे हैं, ये आंसर आपकी सहायता के लिए दिया जाता है, उसको बैठ के रटिए मत, पढ़िए, समझिए, आंसर गेस करने की कोशिश कीजिए, फिर नहीं निकलेगा तो आंसर देखिए कि हाँ इसका आंसर क्या है, फिर आगे बढ़िए, ठीक है। कॉमर्स मिनिस्ट्री प्रपोजेस इंसेंटिव्स टू रिवैम्प स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन पता है आपको क्या होता है? इकोनॉमी मतलब कुछ इकोनॉमी के टर्म्स में आर्थिक संबंध में होगा ये। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जोन मतलब एरिया, क्षेत्र पूरा, स्पेशल मतलब आपको पता ही है विशेष। तो अगर किसी क्षेत्र को इकोनॉमिक जोन बना दिया जाए, आर्थिक क्षेत्र बना दिया जाए, तो वहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब है कि जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां अगर वहाँ पे आकर के वो इन्वेस्ट करेंगी तो उनका फ़ायदा होगा। यानी अगर आप भी हैं वहाँ जाके बिजनेस करते हैं तो आपको कुछ फ़ायदा होगा। इसीलिए सरकार ने कहा कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, यहाँ पे अगर आप बिजनेस करोगे तो हम आपको अलग से फ़ायदा देंगे। तो आइए इसके बारे में क्या कुछ इंसेंटिव मिनिस्ट्री ने दिया है, तो हम जानते हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है। GS पेपर 3 इकोनॉमी में इसको रखेंगे। तो एक ऐसा एरिया जो कि थोड़ा डिफरेंट होता है, जहाँ पे आर्थिक रूप से सहायता करते हैं सरकार, यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, FDIs को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हैं, कोशिश ये होती है कि इस आर्थिक क्षेत्र में, विशेष आर्थिक क्षेत्र में विदेशी निवेशों को बढ़ाया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, आकर्षित किया जाए। इसीलिए ये अलग तरीके से एक जोन रहता है जहाँ पे कि लोगों को इन्वेस्ट करने पर इंसेंटिवाइज किया जाता है, फायदा दिया जाता है। समझ में आ रहा है? इसी को कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। हर दिन आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं और आप डर जाते हैं कि आखिर ये है क्या। बहुत ही सिंपल, छोटी सी चीज़ है, एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा एरिया जहाँ पे कि इकोनॉमिक संबंधी कुछ सहायताएं आपको दी जा रही हैं। क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है? इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाया जाए, इंक्रीज द नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्टेड, जो वस्तु और सेवाओं का निर्यात होता है उसको बढ़ाया जाए। आपको कल मैंने पढ़ाया था ना BOP के बारे में, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, करंट अकाउंट डेफिसिट पढ़ाया था ना। तो मैंने क्या बोला था कि इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाए और एक्सपोर्ट कम हो जाए तो क्या होता है, नुकसान होने लग जाता है। इसीलिए सरकार ये चाह रही है कि यहाँ पे एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए और इम्पोर्ट को थोड़ा कम किया जाए। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो यहाँ पे सरकार आपको दे रही हैं ताकि आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। कई सारी फैसिलिटीज़ इस SEZ में होते हैं जिससे कि लोगों का काफ़ी फ़ायदा होता है। और SEZ जो है 1965 में सबसे पहले गुजरात में ओपन किया गया, कांडला में, जो एशिया का पहला
एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बना, और अब धीरे धीरे करके भारत में कई सारे ऐसे जोन्स बना दिए गए हैं। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं, चाहे तो लिख सकते हैं, इतना तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप अगर मेंस के आंसर राइटिंग करेंगे तो वहां पे ऐसे डाटा एंड फैक्ट्स को डाल सकते हैं कि 64% ऑफ SEZ जो है वो 5 राज्यों में है, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। इन सारे रीजन्स में ये आपके मौजूद हैं SEZ। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।